हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका स्वागत करता हूँ ब्लूप्रिंट डिजिटल, जो इनोवेटिव स्टडी चैनल है। तो देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। जैसे कि हम विमेय विश्लेषण पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो विमेय विश्लेषण में कुछ चीजें हमने वहां कर ली थी। हमने विमाएं निकालना सीख लिया कि विमाएं किस तरह से निकालते हैं, और साथ में जो विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय समीकरण कैसे बनाई जाती है, वो हमने वहां पे देख लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और साथ में हमने ये भी देखा कि कौन कौन सी राशि की विमाएं समान होती हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं कि जिसमें हमें पता चलेगा कि इनके अनुप्रयोग क्या है, क्यों इनको यूज किया जाता है, क्या कारण है विमाओं का कि विमाएं हमने अपने जो है कोर्स में शामिल की। विमाएं निकालना क्यों सीखना चाहिए, ठीक है। तो आते हैं विमाओं के अनुप्रयोग पर। तो विमाओं का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। अध्याय 4 है विमेय विश्लेषण। इसमें आता है एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदलना। क्या बदलना? एक प्रणाली से दूसरी बदलने में क्या बदल रहे हो? बदल रहे हो भौतिक राशि। जो भौतिक राशि है उसको हम एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में बदल रहे हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई सी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि हमने क्यू मान ली। क्यू हमने पहले भी पढ़ाया होगा कि उसमें हम क्यू मान लेते हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें था हमारा n1u1 इक्वल टू n2u2। यानी कि ये एक प्रणाली में मान है, एक प्रणाली में भौतिक राशि को ऐसे लिखते हैं और दूसरी प्रणाली में ऐसे लिखते हैं। तो सपोज बोले mks में लिख रहे हैं और इसे हम cgs में लिख रहे हैं। तो mks की जगह दूसरी प्रणाली भी आ सकती है, cgs की जगह दूसरी प्रणाली भी आ सकती है, यानी कि fps प्रणाली भी हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने एक एग्जांपल के तौर पर mks प्रणाली में कहा कि mks प्रणाली में ये और cgs प्रणाली में ये है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसकी सहायता से हम इस पद्धति से इस पद्धति में, इस प्रणाली से इस प्रणाली में इस राशि के मान को बदल सकते हैं, राशि को बदल सकते हैं। कैसे? हम कहते हैं कि कोई भौतिक राशि m, l और t के पदों में लिखी जाती है। ये भौतिक राशि q, इसको हम m, l और t के पदों में लिखते हैं। और m की घात a है, l की घात b है और t की घात क्या है? c है। m की घात a है, l की घात b और t की घात c है। तो हमारी राशि क्या हो गई? हमारी राशि हो गई m की a, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ये हमारी भौतिक राशि यहाँ पे हो गई, ठीक है। हमने भौतिक राशि मान ली। अब इसके ऊपर में एग्जांपल आते हैं और एग्जांपल से इसको समझाते हैं। एग्जांपल क्या है? तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं उदाहरण के तौर पर, ठीक है। इससे आपके सारे क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो हम कहते हैं एक न्यूटन के बल को, एक न्यूटन के बल को CGS प्रणाली में बदलिए, प्रणाली में बदलिए। एक न्यूटन का बल है, बदलिए। CGS प्रणाली में इसका हल करते हैं। CGS प्रणाली में बल को, इसमें न्यूटन में करते हैं, न्यूटन में ये किस में करते हैं? MKS पद्धति में, और CGS में करते हैं डायन में। तो ये बदलना डायन में पहुंच जाएगा, ठीक है। परंतु CGS क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो हमने क्या माना कि एक न्यूटन का बल है, तो बल की जो, बल का जो विमा होती है, बल की विमाएं क्या होती है? बल की विमाएं क्या होती है? बताया था, याद कर लो। अभी कुछ स्टूडेंट रह गए जिनको याद नहीं है। होता है mlt माइनस, होता है mlt माइनस, ठीक है। अब आप ये देख लो कि a की जगह क्या है? यहाँ 1 है, b की जगह क्या है? 1 है, t की जगह -2 है। अब हम इस फॉर्मूले को ले लेते हैं। हम कहते हैं कि n1u1 इक्वल टू n2u2। क्या कहते हैं? n1u1 इक्वल टू n2u2। इससे हम n2 निकाल लेते हैं। तो n2 क्या आ जाता है? n1 u1 बटे u2, क्या आ जाता है? ठीक, आ जाओ आगे चलो। तो क्या आ गया हमारा? n1 u1 में क्या क्या लिखा हुआ है? u1 का मतलब है कि ये मात्रक है हमारा, और मात्रक क्या है हमारा? ये। तो हम इसको यहां दे देते हैं ml
t माइनस 2। ठीक है, ये मात्रा है। तो जो न्यूटन होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन क्या होता है, इसमें साइड में लिख देता हूं यहां पे। न्यूटन क्या होता है, न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से डाइन को भी लिख सकते हैं। तो डाइन का भी निकल कर आएगा, न्यूटन को मैंने बता दिया। तो हमें ये U1 जो मात्रक है न्यूटन का, तो न्यूटन को हमें ऐसे लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है किलोग्राम, और ऐसे U2 का लिखना है। U2 में क्या आता है, C के लिए सेंटीमीटर, सॉरी इसे यहां लिख देता हूं। तो N2 इक्वल टू N1, तो हम यहां पे U1 के लिए किलोग्राम, और किलोग्राम का सीजीएस में क्या होगा, ग्राम, ये आ गया। दूसरा हमारा मीटर है, तो मीटर के लिए हमने क्या ले लिया, मीटर के लिए हमारा हो गया ये आपका, ये आ गया मीटर, और इसमें क्या होता है, ये सेंटीमीटर, और तीसरा क्या है, ये सेकंड, जब ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, ये हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, सेकंड की -2, और सीजीएस पद्धति में U2 क्या होगा, ये भी सेकंड होगा, क्या होगा, सेकंड होगा। ठीक, इस -2 को मैं, एक मिनट सॉरी, इस आगे बढ़ते हैं। N1 क्या है हमारा, 1, N1 क्या दिया होगा, 1 न्यूटन, तो ये N1 हमने रख दिया। किलोग्राम कितना होता है, 1 किलोग्राम में ग्राम कितना होते हैं, 1000 ग्राम बटे ग्राम। ठीक, सेम चीज हो गया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये नीचे सेंटीमीटर, इसको भी लिख लेते हैं, सेकंड बराबर। ठीक है, सेकंड बराबर, क्योंकि बल का ही निकल रहा है तो ये भी -2 ही जाएगा, तो ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, 1000 यहां से आ गया और 100 यहां से आ गया, तो ये आ गया हमारा 10 की पावर 5, 3 0 और 2 0 5 0, तो 10 की पावर 5। अब यहाँ क्या लिखूंगा, वैसे तो किलोग्राम की जगह मैंने क्या ले लिया था, ग्राम, तो ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकंड की -2 की जगह सेकंड की -2, परंतु यहाँ न्यूटन भी कहा गया है, और न्यूटन को ये बोलते, तो न्यूटन की जगह में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इसे बोलते हैं डाइन, इसे आप डाइन कहते हैं। तो इसका मतलब 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। तो इस तरह से ये हो जाता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर ये हो जाता है। तो इस प्रकार एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में हम, तो एक प्रणाली में 1 न्यूटन था, और इसे हमने प्रणाली में बदलकर सीधे प्रणाली में 10 की पावर 5 डाइन इसे बना दिया। ठीक है, अब अगला आता है समीकरण का विमीय संतुलन। समीकरण को विमीय संतुलित करो, तो कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे इस समीकरण का विमीय संतुलन हम यहां करेंगे। समीकरण का विमीय संतुलन करते हैं। ठीक है, तो विमीय संतुलन की विधि का क्या फायदा था जो इसे विमीय संतुलन को लिया गया, तो इसमें एक आता है प्रिंसिपल, सिद्धांत आता है विमाओं की समांगता का नियम। कहता है विमाओं की समांगता का नियम, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, GENIETY, प्रिंसिपल होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो ये होता है हमारा विमाओं की समांगता का नियम।
तो ये नियम क्या कहता है, इस विमाओं की समानता का नियम हमें इसमें मिला, विमेय संतुलन करने के लिए मिला। तो ये कहता है कि कोई जब समीकरण लिखी जाती है तो समीकरण के दोनों तरफ की विमाएं जो होती है वो समान होनी चाहिए। विमाएं क्या होनी चाहिए, दोनों तरफ की समान होनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैं एक समीकरण लिखता हूं y इक्वल टू AT प्लस BT²/c। तो दोनों तरफ की विमाएं समान होनी चाहिए, यानी कि जो y की विमा हो वही AT की विमा होनी चाहिए, यानी कि y की जो विमा हो वही विमा AT की होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरा, जो विमा y की हो वही विमा BT²/c की होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये दोनों अलग अलग इसके बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, इसकी विमा के बराबर हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये निकला कि ये तभी जोड़े और घटाए जा सकते हैं, यानी कि ये जोड़ा गया, यदि माइनस का भी चिन्ह होगा तो ये तभी जोड़े और घटाए जा सकते हैं जब ये समान विमाएं रखती हो, यानी कि इसकी विमा इसकी विमा के समान और इसकी विमा इसकी विमा के समान, इसकी विमा इसकी विमा के समान। तो जब ये विमाएं समान होंगी तब ये हमें समानता का नियम यहाँ पे सिद्ध होगा और ये समीकरण का विमेय संतुलन नियम तभी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये चीज अभी आगे आएगी। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, अंकित प्रश्न दूंगा इसका, तो उसमें बताऊंगा। तो AT की बीमा इसकी बीमा के समान और इसकी बीमा इसकी बीमा के समान, बराबर बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका एक जो है क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। सरल लोलक पढ़ा हो यदि किसी ने तो देखते हैं सरल लोलक। तो कहा गया कि क्वेश्चन दिया गया, उदाहरण दिया गया एक सरल लोलक का आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ये t इक्वल 2 पाई रूट L अपॉन G है, इसे सत्यापित कीजिए। कह रहा है सत्यापित कीजिए इसे। क्या मतलब स्थापित करने का, यानी कि ये वाम पक्ष इक्वल टू दक्षिण पक्ष, ये दक्षिण पक्ष है वाम पक्ष, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ है दाएं की तरफ है, बायां की तरफ है दायां की तरफ, तो वाम पक्ष इक्वल टू इसी से सत्यापित करना है। तो इसमें होमोजेनिटी का हम प्रिंसिपल लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हल करते हैं इसे, हम कहेंगे इस आवर्तकाल की विमा क्या है, आवर्तकाल है, आवर्तकाल की विमा समय की विमा होती है, यानी कि t। ठीक है, इस t की विमा t ही होगी। 2 पाई ये विमाहीन होते हैं, यानी कि इनकी कोई विमा नहीं होती। आ जाओ L की विमा, लंबाई की विमा, लंबाई L की विमा क्या होती है, L होती है। तो G क्या है, त्वरण है, क्या है त्वरण, इसे क्या कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा वही होगी जो कि त्वरण की होती है, की विमा होगी LT-2। ठीक है, त्वरण की विमा हमने यहां दी, अब इसे यहां रख देते हैं। तो ये क्या रखा हमने, T की विमा बराबर L की विमा, क्योंकि ये तो विमाहीन राशि ये तो खत्म हो जाएगी यहाँ से, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि विमाहीन हो गया। ठीक है, L की विमा बटे G की विमा, और ये रूट लगा हुआ है, रूट की जगह में इसे 1/2 लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ, 1/2। तो T की विमा क्या होती है, ये होती है L की विमा क्या है L, और G की विमा क्या है LT-2। ठीक है, ऊपर क्या लगा हुआ है 1/2, 1/2। L से L कैंसिल हो गया, T की पावर -2 पर गई तो T की पावर 2 बन गई, और ये पावर 1/2 मल्टीप्लाई में ऊपर है उसमें इसे कैंसिल कर दो, क्या है T, क्या आ गया T, यानी कि क्या आ गया T इक्वल टू T। इसका मतलब हमारा जो आंसर है, हमारा जो ये इक्वेशन है वो ठीक है, इट इज करेक्ट। तो यही इसे लिखेंगे हम, यही सत्यापित करना
तो आप देखते हैं कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, तो विमाओं के प्रयोग से विभिन्न भौतिक राशियों के बीच कैसे संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, पहले तो मैं एक चीज बताता हूँ। मान लो मैं एक नॉर्मल मान लेता हूँ कि एक आर भौतिक राशि है और ये भौतिक राशि एक्स पर, वाई पर और जेड पर डिपेंड करती है, और इसकी घात में मान लेता हूं कि इसकी घात है ए, इसकी घात है बी और इसकी घात है सी। तब ये जो इस पे निर्भर करेगी वो इस तरह से निर्भर करेगी, एक्स की पावर ए, वाई की पावर बी और सी की पावर जेड। तो इस तरह से कोई भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर यदि निर्भर करती है तो उसे इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनल का चिन्ह लग जाता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि क्या किस तरह से ये इसको हल करता है। ये कहता है एक सरल लोलक का आवर्तकाल, एक सरल लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की प्रभावी लंबाई l। सरल लोलक पता होगा सभी को, सरल लोलक क्या होता है। एक सरल लोलक, ये इसकी लंबाई है l, ये गोलक है, क्या कहते हैं इसे, गोलक। ये ऐसे मोशन करता है, ऐसे घूमता है, यहाँ पहुंच जाएगा फिर यहाँ वापस आ जाएगा, यहाँ से ऐसे खींच कर छोड़ेंगे फिर ऐसे जाएगा, फिर वहां से अपना पाएगा, फिर वापस आएगा, धीरे धीरे करके रुककर ये अपनी माध्य स्थिति में पहुंच जाएगा। तो ये लंबाई है और इसके जो द्रव्यमान है वो है m। ठीक है, ये जो दिया हुआ था, और इस पर क्योंकि लटका हुआ है तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है जो कि g लग रहा है नीचे की ओर, तो गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर होता है। तो जब ये स्विंग करेगा ऐसे तो कितने समय में इसका एक आवर्तकाल, एक दोलन पूरा होगा, यानी कि एक यहां से लेकर यहां से यहां वापस आने तक एक दोलन हो जाता है, एक दोलन का आवर्तकाल। तो एक सरल दोलन का आवर्तकाल हमें निकालना है, तो हल में देखते हैं क्या करते हैं इसका। हम कहते हैं कि आवर्तकाल t, आवर्तकाल t लंबाई l की घात a, m की घात b तथा g की घात c पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, इनकी घातें ले लेंगे। घात लेने के बाद हम इसको क्योंकि निर्भर कर रहा है तो हम क्या लेंगे, t प्रोपोर्शनल टू l की पावर, या एक चीज करिए इसमें, क्योंकि द्रव्यांक पहले लिया जाता है तो इसको b लिखिए और इसको a लिखिए। अब इसको m को पहले लिख लीजिए, इसे हमको पहले लिखना है, तो m की पावर a, और m भी कौन सा लेना है हमें, यहाँ पे हम कैपिटल लेके चलते हैं क्योंकि ये तो स्मॉल दिए हुए हैं और ये क्या है, राशियां हैं, हमें क्या लेने हैं इनके विमाएं, तो विमाओं पर निर्भर करना है तो क्या लेंगे, कैपिटल लेना है। कैपिटल m की पावर a, l की पावर b और g, 1 मिनट, अभी फिलहाल ऐसे लिख लो, बाद में विमा लिखेंगे जब कर लेंगे इसको। तो हो गया m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c, ये आ जाता है। यदि मैं इसका ये अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा देता हूं तो ये इक्वल करके k आ जाता है, k यानी स्मॉल k, स्मॉल k आ जाता है m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी बीमा लेता हूँ, इन सारों की बीमा लिख देता हूँ, तो दोनों पक्षों की बीमा लिखता हूँ, तो दोनों पक्षों की बीमा लिखा तो t इसकी बीमा होगी, k की कोई बीमा नहीं होती, k नियतांक है हमारा, k बराबर नियतांक, इसकी कोई बीमा नहीं होती, तो 0 होती है बीमा, बीमाहीन है। तो हमें इसकी लिखनी पड़ेगी, तो m की बीमा क्या है, m, ठीक, और ये आगे a, l की क्या है, l, b और g की क्या है, c, g की सॉरी जी की यानी गुरुत्व त्वरण है, जी की बीमा होती है LT-2, ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, और इसमें क्योंकि m और l है नहीं तो हम अपने पास लगा लेते हैं। m की पावर 0 लिख सकता हूं इसे, l की पावर 0 लिख सकता हूं इसे, m की पावर 0 का भी मतलब 1 ही होता है, i की पावर 0 का मतलब भी 1 ही होता है, और t की पावर 1 लिख सकता हूं इसे। ठीक है,
ऐसे ही m की पावर a, ठीक। l कितने हो गया, l की पावर b ले ली, l की पावर c ले ली, तो कितना हो गया, l की पावर b प्लस c, आ गया। इसके बाद t आ गया, t की पावर माइनस के 2c, ठीक है, t की पावर माइनस 2c। अब इसको हम दोनों तरफ की जो पावर है उनको हम तुलना कर लेते हैं, उनकी तुलना कर लेते हैं, दोनों ओर के पक्षों की तुलना कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ओर के पक्षों की तुलना करने पर, दोनों के पक्षों की तुलना कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, तो ये कैसा आ जाएगा, इधर m की पावर a और इधर m की पावर 0 है, तो a का मान कितना हो गया, 0 हो गया। a का मान कितना हो गया, 0 हो गया। l की पावर b प्लस c और इधर l क्या है, 0 है, तो b प्लस c कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। b भी 0, b प्लस c भी 0 हो गया। और माइनस की 2c कितना हो गया, माइनस 2c कितना हो गया, 1 हो गया। इससे c निकाल लो, c कितना आ गया, माइनस के 1/2, यहां पर रख दो, तो b माइनस के 1/2 इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया, 1/2, b का मान 1/2 आ गया, c का मान आ गया, और a का मान क्या है, 0 है। तो मान क्या क्या आ गया हमारे पास, a 0, b 1/2 और c कितना आ गया, माइनस के 1/2। अब इसे यहां रख दो, इस वाले इक्वेशन को हमने 1 कहेंगे, तो यहां रख दो इसकी जगह, ठीक है। तो समीकरण 1 से क्या, t इक्वल टू के स्मॉल के और m की पावर 0, ठीक है, m की पावर 0 और l की पावर 1/2, l की पावर 1/2 बस, और g की पावर, g की हो गई माइनस के 1/2। तो इसको ऐसे लिख लो, m की पावर 0 यानी 1, l और g को नीचे रहे तो ये प्लस हो जाएगी पावर, तो l/g, ठीक है, दोनों की पावर 1/2 होगी, ऊपर 1/2 नीचे 1/2, और ये 1/2 का मतलब क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमने, t इक्वल टू के रूट l/g आ गया। इस k का मान जब प्रयोगों से लिया गया तो k का मान 2π प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 2π। तो आ गया 2π रूट l/g, ठीक है। प्रयोग के आधार पर इसका मान 2π प्राप्त हुआ, तो ये हो जाता है t इक्वल टू 2π रूट l/g। इसे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूं, तो ये हमारा आ जाता है t इक्वल टू 2π रूट l/g, और यही हमें निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और हेडिंग आती है कि किसी समीकरण में नियतांक और चरों की विमाएं ज्ञात करना। कोई समीकरण है उसमें नियतांक भी है और विमाएं भी दी हुई है, तो उसकी हम कैसे विमाएं ज्ञात करेंगे। तो एक इक्वेशन के थ्रू की हिसाब से हम बताते हैं कि एक उदाहरण दिया हुआ है कि x इक्वल टू 80 प्लस bt²। तो हमने अभी समांगता का नियम पढ़ा था, समांगता का नियम पढ़ा है हमने। तो समांगता का नियम क्या कहता है कि किसी समीकरण में दोनों ओर की विमाएं बराबर होनी चाहिए, ये कहा है समांगता के सिद्धांत में। तो इसका हल इस समांगता के सिद्धांत के आधार पर होगा कि समांगता के सिद्धांत के अनुसार AT की जो विमा होगी वही x की विमा होगी, AT की विमा बराबर x की विमा, ठीक। A और B नियतांक है, x मीटर में और t सेकंड में। तो x मीटर में तो लंबाई है, तो A क्या है, हमारा नियतांक है, A की विमा भी पता नहीं है कुछ भी, तो हम t की विमा t रख देते हैं, x की विमा l रख देते हैं। तो A की विमा क्या आ जाती है, A की विमा बराबर l t माइनस 1, ये t उधर चला जाता तो t की पावर माइनस की 1 हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी x की कुल होगा, तो bt² की विमा
बराबर एक्स की विमा, ये भी एक्स की विमा के बराबर होगी, क्योंकि ये विमा जब इसके बराबर होंगी तब ये आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये समांतर करेंगे हमारा। तो हम क्या करते हैं, बी टी स्क्वायर, टी की विमा टी रहती है, स्क्वायर के ऊपर है की विमा, एक्स की विमा एल हो गई, तो बी टी की पावर को बदलेंगे, तो बी की विमा क्या निकली हमारी, एल टी माइनस टू। एल टी माइनस वन किसकी बीमा होती है, कौन सी राशि जिसकी बीमा होती है, ये होती है हमारी वेग की बीमा। किसकी होती है, वेग की बीमा। और ये बीमा किसकी होती है, त्वरण की बीमा, त्वरण की बीमा। यानी कि इसे बीमाएं आप लिखो, बीमाएं बीमाएं बीमाएं, क्योंकि ये प्लूरल हो गई है। तो इसका मतलब बी किसको बताता है, त्वरण को बताता है। तो ए क्या है, ए वेग है, जबकि बी त्वरण है। तो ए हमारा वेग है और बी त्वरण है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हल हो जाता है। तो ये आप उदाहरण। अच्छा, एक चीज और मैं आपको समझाता हूँ, ये चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। तो उसमें क्या है कि उसमें ये बताया जाता है कि बीमाएं जो हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक है। देखा आपने, हमने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए बीमाओं की सहायता से, ठीक है, अनुप्रयोग है उसके। बट बीमाओं के कुछ दोष भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं उसकी, कि वो उससे आगे नहीं जा सकती। तो जैसे कि क्या सीमाएं हैं उसकी, तो सीमाएं ये हैं कि जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, जो कोण वाली जो राशियां होती हैं, जैसे कि चरघातांक के नियतांक होते हैं, तो ई की पावर वाले जो संख्याएं होती हैं उनकी हम बीमाएं नहीं निकाल सकते। साइन थीटा कोस थीटा की कोई बीमा नहीं निकाली जा सकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये लो फेल हो जाता है, बीमाओं का लो फेल हो जाता है। एक चीज और आपने देखी कि जब हम बात करते हैं तो हम अभी तक जो बीमाएं ले रहे हैं वो एम एल और टी की ही दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ोगे तो ए की बीमा उड़ा जाएगी और के की बीमा उड़ा जाएगी। इसके अलावा बहुत ज्यादा बीमा किसी की लगती नहीं है। और इस वजह से अभी हम यहाँ तक बात करते हैं, ये तीन बीमा को ही सोल्व करने के सिद्धांत दिए हैं। तो तीन बीमाओं को सोल्व करने के सिद्धांत के आधार पर इसमें तीन ही समीकरण हमें प्राप्त होती हैं, तीन ही समीकरण प्राप्त होती है। यानी कि ए बी और सी हमने निकाला था वो प्राप्त होती है। तो उनके आधार पर ए बी और सी के ही केवल मान प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम चौथा मान कुछ ले लें, यहाँ पे के ले लें, तो उसकी हमें वैल्यू प्राप्त नहीं होगी, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा। तो ये भी यहाँ इसकी एक सीमा है कि यहाँ इससे आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो कुछ सीमाओं की वजह से और कुछ ये कह लीजिए दोष की वजह से, ठीक है। तो ये बीमाओं का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा अपूर्ण रह जाता है। वैसे ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है बीमाओं को, इसकी वजह से अभी देखिए कितने सारे हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। और आपको पता है कि आपका ये इनोवेटिव स्टडीज चैनल है आपका, जो कि आपको लगातार आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।